कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। अतुल सुभाष मोदी बेंगलुरु में एक कंपनी में एआई इंजीनियर थे। 9 दिसंबर को उन्होंने खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने से पहले उन्होंने लगभग 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया। 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों पर झूठे केस दायर कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वीडियो बनाते वक्त अतुल ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ बाकी है। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अतुल ने बताया कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या, दहेज प्रताड़ना समेत 9 केस दर्ज करवा दिए थे। अतुल ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते थे। अतुल ने वीडियो में जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा। मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और अच्छे लोगों को परेशान करेंगे। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। मंगलवार को जब अतुल सुभाष का मामला चर्चा में आया तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आईपीसी की धारा 498(a) के दुरुपयोग पर चिंता जताई। आईपीसी की धारा 498(a) शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में इसका प्रावधान है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498(a) पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498(a) को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। इसी साल मई में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मौजूदा कानून में संशोधन करने को कहा था। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ अदालतों को आगाह किया। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498(a) का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि अतुल सुभाष और उसके परिवार पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली पत्नी निकिता सिंघानिया ने कुल 9 केस दर्ज करवाए थे। हालांकि इनमें से कई केस पत्नी ने ये कहकर खारिज करवा दिया था कि वकील ने उसकी मर्जी के बिना केस फाइल किए थे। लेकिन जिस केस की प्रक्रिया आज भी लंबित है वो क्या था और अतुल सुभाष पर क्या आरोप लगाए गए थे, आइए जानते हैं। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल 2022 को क्राइम नंबर 1152022 पर आईपीसी की धारा 498, 323, 504, 506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर में पति अतुल सुभाष मोदी के साथ अतुल की मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी नामजद किया गया था। दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाए गए कि 26 अप्रैल 2019 को अतुल और निकिता सिंघानिया की शादी वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल से हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि शादी के बाद से ही अतुल सुभाष और उसका परिवार 10 लाख रुपए दहेज में मांगने लगा था। पति शराब पीकर मारपीट करता था। पति पत्नी के रिश्तों में हैवानियत की जाती थी। नौकरी पेशा निकिता की सैलरी को पति अतुल सुभाष अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। आइए अब समझते हैं दहेज को लेकर भारत में क्या कुछ कहता है कानून। दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया था। इस कानून के तहत दहेज से जुड़े अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है।
दहेज लेने, देने या देने लेने के लिए उकसाने पर कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना हो सकता है। दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। अतुल सुभाष की कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि वैवाहिक जीवन में मात्र महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं होती हैं, पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हो सकते हैं। अतुल सुभाष का मामला अकेला नहीं है। घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े कानून अक्सर पुरुषों पर लाद दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए भारतीय संविधान में क्या पुरुषों के लिए प्रावधान है? यह मानकर चला जाता है कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में केवल महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं। इसी मानसिकता के चलते हमारे देश में जितने भी वैवाहिक कानूनों का विकास किया गया है, उसका जोर महिलाओं को न्याय दिलाने से ज्यादा इस बात पर रहा कि पुरुषों को बिना किसी सुनवाई के मौके दिए जाने बगैर सामाजिक और कानूनी रूप से अपराधी बना दिया जाए। ऐसे में घरेलू कलह या पति से झगड़ा होने पर पुरुषों को अंधेरा नजर आता है। किससे क्या कहें, कहां जाएं, ये सब उन्हें समझ नहीं आता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के आंकड़ों के अनुसार इस साल करीब 65,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की। साथ ही देश में कुल आत्महत्या में से करीब 1/3 की वजह घरेलू कलह और वैवाहिक विवाद है। इस दौरान पुरुषों द्वारा की गई कुल आत्महत्याओं में से करीब 87% 18 से 60 आयु वर्ग के पुरुषों द्वारा की गई है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में बढ़ते तनाव और कलह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां करीब 1 दशक पहले 1000 में मुश्किल से एक विवाहित जोड़ा तलाक के लिए कोर्ट जाता था, वहीं अब यह आंकड़ा प्रति 1000 करीब 15 हो गया है। कारण जो भी हो, भारत में विवाह अब पारिवारिक पहलुओं से हटकर कानूनी पेचदंगियों में फंसने लगा है। बड़े शहरों में हर महीने सैकड़ों की संख्या में तलाक के केस फाइल किए जाते हैं। देश में आज ऐसे पुरुषों की संख्या लाखों में है जो अपने वैवाहिक जीवन से दुखी हैं और तलाक लेने की मनोस्थिति से लगभग रोज गुजरते हैं। वो यह कदम नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका पक्ष सुने बिना ही उन्हें क्रूर करार दिया जाएगा। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने 498A और संबंधित धाराओं के दुरुपयोग को देखते हुए पुलिस और नीचे की अदालतों से पारिवारिक विवादों के मसले पर संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी साल मई में तलाक से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज 498A के केस को निरस्त करने का आदेश दिया था। दरअसल पति ने पत्नी से तलाक की अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ धारा 498A समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज करवा दिया था। हाईकोर्ट ने धारा 498A के तहत दर्ज केस को रद्द करने से मना कर दिया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसी तरह घरेलू हिंसा कानून पर भी इसीलिए सवाल उठते हैं क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं पर लागू होते हैं, पुरुषों पर नहीं। आरोपी सिर्फ किसी पुरुष को ही बनाया जा सकता है। पिछले साल फरवरी में एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया था कि इस कानून के तहत परिवार का पुरुष खासकर संरक्षण के दायरे में नहीं आता है। अक्सर ये दलील दी जाती है कि पति पत्नी से मारपीट या हिंसा कर सकता है या पत्नी पति के साथ दोनों ही मामलों में यह अपराध है। लेकिन घरेलू हिंसा कानून से सुरक्षा सिर्फ पत्नी को है, पति को नहीं। अगर पत्नी अपने पति के साथ मारपीट या हिंसा या अत्याचार या किसी तरह से प्रताड़ित करती है तो वो घरेलू हिंसा नहीं मानी जाती है। देश में पुरुष और महिला को अलग अलग कर कानून लाने समाज में महिला और वैवाहिक विवादों के इतने केंद्र और इतने नियम बना दिए गए हैं कि एक बार कानूनी विवाद शुरू होने के बाद इस दलदल से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वैवाहिक विवादों से जुड़े सारे मसलों के लिए एकीकृत कानून और एक फोरम बनाया जाए जो जेंडर न्यूट्रल हो। इसीलिए भारतीय न्यायपालिका से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द 498A की संवैधानिक वैधता पर विचार करें। इसके साथ ही सरकार और संसद से भी उम्मीद है कि भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के लिए 498A में संशोधन पर विचार किया जाए कि अगर पत्नी पति के साथ कुछ गलत करती है तो पत्नी भी कानून के पेचीदे में फंस सकती है और उसे जमानतीय बनाया जाए। खैर, अतुल की कहानी सुनने के बाद आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत में। पूजा भारती, नमस्कार।